नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस करते हैं अभी आपका जो पुलिस कांस्टेबल का जो आपका पेपर हुआ था कल संडे को। तो उससे रिलेटेड जो आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य अध्ययन के, जिसमें 29 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके टोटल। तो इसमें से 15 अभी कर लेते हैं डिस्कस और 14 फिर दूसरे पार्ट में कर लेंगे डिस्कस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 8 नंबर का तो करंट अफेयर्स से पूछा हुआ था। ठीक है ना, तो उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिखा, भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या थी? तो ये थी 24 जनवरी 2019। आप इसे स्किप कर सकते थे क्योंकि इतना पुराना करंट अफेयर्स मुश्किल से आपने पढ़ा होगा। पर जो काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स को जानते हैं कि कलाम सेट जो था ये इसरो के द्वारा छोड़ा गया अब तक का सबसे छोटा सैटेलाइट है, सबसे हल्का सैटेलाइट है। ठीक है ना, तो ये आप याद कर सकते हैं। और ये बोल सकते हैं आपके कहाँ के बच्चे थे, केरल के बच्चे थे जिन्होंने ये बनाया था। और ये किसके नाम पर था? आज आप जानते हैं कि ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम साहब, उनके नाम पर इसे बनाया गया था। ठीक है ना, तो पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है, देखो, इसरो ने 24 जनवरी 2022 को दुनिया के सबसे छोटे सैटेलाइट कलाम सेट V2 को लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा यहीं से होती है मेनली, आपकी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आपका आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर देखने के लिए। कलाम सेट सैटेलाइट का नामकरण पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया जाता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। खास बात यह है कि इस उपग्रह को भारतीय छात्रों के एक समूह ने तैयार किया। कलाम सेट V2 को PSLV C44, ये याद रख लीजिए, जो व्हीकल इस्तेमाल किया, जो रॉकेट इस्तेमाल किया वो PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C44 मिशन के तहत किया गया था। दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट है। इससे पहले आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ जब सिर्फ 1.2 किलोग्राम का कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया, लेकिन इसरो और भारतीय छात्रों ने यह कारनामा कर दिखाया। इसरो ने इस सैटेलाइट के बारे में बताया कि इस उपग्रह से शौकिया तौर पर रेडियो सेवा, देखो किसके लिए छोड़ा गया था, रेडियो सेवा चलाने वालों को अपने कार्यक्रम के लिए तरंगों के आदान प्रदान में मदद मिलेगी। इसरो ने बताया कि इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को वैज्ञानिक और भविष्य के इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित करेगा। कलाम सेट को चेन्नई स्थित एक स्पेस एजुकेशन फर्म है, स्पेस किड्स इंडिया, ये भी आप याद कर लीजिए, नाम की स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है। आगे लिखा हुआ, कलाम सेट सैटेलाइट का नामकरण पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम पर हुआ है। इसे चेन्नई के छात्रों के समूह स्पेस किड्स, मैंने बता दिया था, ने बनाया था। और इन छात्रों को स्पेस किड्स नाम इसरो के जो पूर्व चेयरमैन थे, ये क्योंकि न्यूज़ आपकी 2019 की है, तो उस समय डॉक्टर के सिवान थे, तो उन्होंने दिया था। या PSLV के नए संस्करण C44 जो मैंने आपको बताया, उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। के सिवान से अवसर जब पर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि इसरो भारतीयों की अपनी संपत्ति है, भारत से सभी छात्रों का इस पर अधिकार है, इसलिए सभी छात्रों से निवेदन है कि वह अपने विज्ञान के नए आविष्कारों को लेकर हमारे पास आएँ। हम उनके उपग्रह लॉन्च करेंगे और हम चाहते हैं कि वो देश को विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाएं। आप देखें खासियत क्या है, कलाम सेट को बच्चों ने जरूर तैयार किया है, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण सैटेलाइट है जो बड़े काम का है। जानकारों के मुताबिक कलाम सेट सैटेलाइट को हैम रेडियो ट्रांसमिशन जिसे बोला जाता है, शौकिया तौर पर रेडियो ट्रांसमिशन कहा जाता है। अब जानते हैं आप, सबसे जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। ठीक है ना, तो जब आपका क्या होता है कि सैटेलाइट कनेक्शन बैठाना होता है तो उसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल हैम रेडियो ट्रांसमिशन से मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन कि उस रूप से जिसका इस्तेमाल पेशेवर गतिविधियों में नहीं किया जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है, कलाम सेट से भी हल्का सैटेलाइट हो चुका है लॉन्च। तो ये इसरो का नहीं था, ये आपका नासा ने छोड़ा था और वो भी किसी भारतीय ने बनाया था, ये आप याद कर सकते हैं। लिखा हुआ है, यह पहला मौका नहीं है जब कोई बेहद हल्का सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। पिछले साल एक अन्य भारतीय, मतलब 2018 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि मैं 2019 की न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो भारतीय ने इससे भी हल्के उपग्रह को बनाया था जिसका वजन था मात्र 64 ग्राम। ये तो फिर भी कितना था, 1.2 kg का था। और इस उपग्रह को नासा ने 4 घंटे के मिशन पर सब ऑर्बिटल फ्लाइट पर भेजा था। लेकिन बता दें कि सब ऑर्बिटल फ्लाइट के दौरान उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचते हैं लेकिन पृथ्वी की कक्षा में नहीं आते हैं। तो ये सब ऑर्बिटल होता है उपग्रह, आप अंतरिक्ष में तो पहुंच सकते हैं। अब अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है आपका कर्मन लाइन से, मैंने बता रखा है। कर्मन लाइन होती है जो क्या करती है, निर्धारित करती है किसको, स्पेस को। और कर्मन लाइन होती है आपके कितने पे, 100 किलोमीटर ऊपर, लेकिन पृथ्वी की कक्षा में नहीं आते हैं। ये आपका पृथ्वी की कक्षा में बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय की बधाई भी दी थी। लिखा हुआ है, मिशन की सफलता पर PM मोदी ने भी इसरो को बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, PSLV के एक और सफल प्रक्षेपण के लिए हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई। इस लॉन्च ने भारत के प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा निर्मित कलाम सेट को ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस प्रक्षेपण के साथ भारत सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों जैसे माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स के लिए कक्षीय मंच के रूप में अंतरिक्ष रॉकेट के चौथे चरण का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देख लीजिए, ये जागरण जो उसकी न्यूज़ है उस समय आई थी। तो इसरो का नया कीर्तिमान कलाम सेट V2, दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह। क्योंकि ये कहाँ पर छोड़ा गया, वैसे आप जान सकते हैं कि ये तो नासा ने भी छोड़ा है,
जो 64 ग्राम का था, पर वो सब ऑर्बिटल फ्लाइट में था। और ये आपका क्या है, बोल सकते हैं आपका अर्थ ऑर्बिट में सेट किया गया। तो कलाम सेट V2। सैटेलाइट का नामकरण मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर है। स्पेस एजुकेशन फर्म जो स्पेस किड्स इंडिया थी उसने इसे बनाया। और नाम किसने दिया था, वो भूतपूर्व आपके जो कौन है, इसरो के चेयरमैन है, इस आपके स्पेस जो सॉरी के सिवान है, उन्होंने बनाया था। ठीक है ना। हैम रेडियो ट्रांसमिशन की कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में हो सकेगा इस्तेमाल, ये याद रखना। किसके लिए था ये, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है। अब कोविशील्ड जो थी ये भारत में बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट, पर ये भारत की बोल सकते हैं स्वदेशी नहीं, निर्मित नहीं है। भारत की स्वदेशी निर्मित है, भारत बायोटेक ने बनाई थी, जो कौन सी आपकी कोवैक्सीन। हालांकि सबसे ज़्यादा डोज जो चले हैं वो किसके चले, आपके कोविशील्ड के चले, ये आप याद कर सकते हैं। अब जैसे मैं बता देता हूँ कि जब कोविड-19 की वैक्सीन बनाई जा रही थी तो उसमें कौन कौन सी थी। सबसे पहले जो बन के तैयार हुई थी वो थी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, आपकी वायरल वेक्टर जनरली मॉडिफाइड वायरस वैक्सीन थी। इसकी 2 डोजेज लगनी थी, आप जानते हैं 2 डोजेज लगी हैं, इसी को यानी कि भारत में कोविशील्ड कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी, ठीक है ना। और डोजेज लगनी थी 2, और एक आप पे बूस्टर डोज भी लगी हुई। इफेक्टिव देखा जाता है 60 to 90% के आसपास बता रहे थे कि इफेक्टिव रहेगी और रेगुलर फ्रिज टेम्परेचर पे सस्टेन कर लेगी। उसके बाद मॉडर्ना आई थी, आपकी यूएसए बेस्ड थी, 95% बताया जा रहा था। फाइजर बायोटेक की आई थी, आपकी आरएनए बेस्ड थी, ये भी आरएनए बेस्ड थी, और ये वायरल वेक्टर बेस्ड थी, ठीक है ना। और इसकी 95 बताई जा रही थी। पर यहाँ पे टेम्परेचर आप देखते हो तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -70 डिग्री सेंटीग्रेड, भारत में ये लाना मुश्किल था। और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थी, 25 to 25 यूरो, लगभग $33 के आसपास थी, $20 के आसपास। इससे सस्ती है, देखो $4 के आसपास थी। उसके बाद स्पुतनिक भी आती, जो दावा करती थी कि भारत की पहली बोल सकते हैं कोविड की वैक्सीन थी। ये गमालिया इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, रशिया की है। तो इसकी 92% है और इसका रेट भी लगभग $10 के आसपास जाता था। इसलिए भारत ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट के साथ उसका क्या हुआ था, करार हुआ था, और भारत में वही चली थी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बात करें, जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाई थी एक, कोरोना वैक बनाई थी सिनोवैक, ये चाइना की थी, सिनोफार्म थी। अब भारत की देख लो, भारत की कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई थी, 2 डोजेस थी ये आपकी। और इसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए था, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आप नॉर्मल बोल सकते हैं, जो फ्रीज़र होता है उस पर भी इसे आप क्या कर सकते थे, रख सकते थे, ठीक है ना। अच्छा देख लीजिए भारत में कौन कौन से, जायडस कैडिला की है, भारत बायोटेक ने चलाई है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हो गया आपका, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट और मिनवैक्स। भारत में सबसे ज़्यादा चली कोविशील्ड, उसके बाद कोवैक्सीन, ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद बायो ई, नोवावैक्स, स्पुतनिक वी, वीवी नेजल, फिर कौन सी जेनोवा, फिर जायडस कैडिला, ये चली हैं आपकी। अच्छा सीरम इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो प्राइवेट फर्म है, 1966 में बनी थी, और फाउंडर थे साइरस एस पूनावाला। और अभी जो इसके हेड है वो आधार पूनावाला, ये आप याद कर सकते हैं। और ये वही है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन आपकी। भारत बायोटेक ने जो बनाई थी वो 19 अगर देखा जाए तो 1996 में बनी थी, ये पेपर में जरूर याद करना, 30 साल बाद बनी थी ये। और इसके फाउंडर है कृष्णा एला। और ये देख सकते हैं आपकी कोवैक्सीन इन्होंने बनाई है, ये इंडियन मेड है। गेहूं के दाने होते हैं, एक्चुअल में गेहूं के दाने लगते हैं कि बोल के बीज होंगे, पर वो बीज नहीं होते, एक्चुअल में वो रिपन्ड ओवरी होते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है। और रिफंड ओवरी कहा जाता है किन को, फ्रूट्स को। तो आंसर बन जाएगा आपका फल, ये आप याद कर सकते थे। अच्छा होता क्या, देखो लिखा हुआ है, पहली नज़र में गेहूं का दाना बीज जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग सोच सकते हैं कि क्योंकि गेहूं एक बीज पत्री है इसलिए गेहूं का दाना एंडोस्पर्म होना चाहिए। अब एक बीज पत्री क्या होता है, जो आपके कैसे होते हैं, जिन एक बीज पत्री को बोलते हैं मोनोकोट्स, और जो द्विबीज पत्री होते हैं डाइकोट्स। ये मैं पढ़ा दूंगा अभी आपको होता क्या है। लेकिन यह एंडोस्पर्म या बीज नहीं होता, याद रखना, एंडोस्पर्म और बीज नहीं होता, बल्कि ये एक आपका अस्फुटनशील फल होता है। जैसे मोनोकोट्स में 1 कॉटलेडॉन देखने को मिलता है, इसमें 2 कॉटलेडॉन देखने को मिलता है। 1 कॉटलेडॉन मतलब सिंगल ऐसे लाइन इस तरीके की देखने को मिलेगी, और इसमें डबल देखने को मिलती है, ऐसे इस तरीके की देखने को मिलती है। मोनोकोट्स में आपको जो फ्लावर पार्ट देखने को मिलेंगे 3 के पेयर में देखने को मिलेंगे, और इसमें 4 या 5 के पेयर में देखने को मिलेगा। इसमें जो आपकी पत्ती होती है वो पैरेलल लीफ होती है, पैरेलल मतलब इस तरीके की होती है, बीच में लाइनें इस तरीके से होती हैं। और जो आपकी डाइकोट्स में होती हैं, डाइकोट्स में आप इस तरीके जैसे हम पत्तियाँ बनाते थे, ऐसे इस तरीके से देखने को मिलती है। पॉलन ग्रेन हैज़ द 1 पोर्स ऑफ द फरो, इसमें एक ही पोर होता है, एक ही छेद होता है, और इसमें आपके 3 देखने को मिल सकते हैं। इसमें वस्कुलर बंडल्स थ्रू आउट द स्टेम ग्राउंड इस तरीके का देखने को मिलता है। जो आपका तना होता है उसमें इस तरीके की आकृति आपको देखने को मिलेगी, इसमें थोड़े मोटे मोटे देखने को मिलते हैं आपको। स्टेम वस्कुलर बंडल अरेंज इन अ रिंग, ये रिंग में होते हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ ऐसे फैले रहते हैं, बस रिंग शेप में होते हैं। और यहाँ पर आपको पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। तो मोनोकोट्स इस तरीके होते हैं, डाइकोट्स इस तरीके, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। जस्टिस पीसी घोष ये पहले आपके भारत के लोकपाल हैं, और इनके बाद आपके जो बने वो बने जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंते, ये आप इनका नाम याद कर सकते हैं।
तो पहले मैं लोकपाल और लोकायुक्त की बात कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आपने याद करना है वो याद करना है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का है आपका। क्लियर बात समझ भाई। और संघ मतलब आपका केंद्र में लोकपाल नियुक्त होता है और राज्यों के लिए आपका लोकायुक्त नियुक्त होता है। दोनों को ओम्बड्समैन ही बोला जाता है। तो एक होता है आपका सेंट्रल ओम्बड्समैन और दूसरा है स्टेट ओम्बड्समैन। अब इसका कोई आर्टिकल तो होता नहीं, क्योंकि देखो लिखा हुआ है ये संस्थाएं बिना संवैधानिक दर्जे के वाले वैधानिक निकाय हैं। कैसे? एक्ट के द्वारा आए हैं। जब मैंने बताया था कि एक्ट के द्वारा कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो आपकी कैसे होती है, सांविधिक निकाय होता है, स्टैट्यूटरी स्टेटस रखता है, ये पढ़ा चुका हूँ। और अगर वो आर्टिकल के द्वारा जाता तब वो संवैधानिक दर्जा था। तो लोकपाल का या लोकायुक्त का आपको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। लिखा हुआ है ये ओम्बड्समैन का कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकते हैं। ठीक है ना। हमें ऐसी संस्थाओं की जरूरत आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, खराब प्रशासन दीमक की तरह है जो धीरे धीरे किसी राष्ट्र की नींव को खोखला करता है तथा प्रशासन को अपने कार्य पूर्ण करने में बाधा डालता है। भ्रष्टाचार इस समस्या की जड़ है। अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सीबीआई को, देखो सीबीआई बोला जाता है कि स्वतंत्र पर होता नहीं है, पिंजरे का तोता कहा जाता है, और अपने मालिक की आवाज़, मतलब ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ चाहेगी वहाँ सीबीआई की रेड मरवा देगी। तो सीबीआई का बहुत गलत इस्तेमाल करती है केंद्र सरकार, ऐसा माना जाता है। इनमें से कई एजेंसियां नाम मात्र शक्तियों वाली केवल परामर्शी निकाय होती हैं, केवल परामर्श दे सकती हैं और उनकी सलाह का शायद ही कोई अनुसरण करे। इसके अलावा आंतरिक पारदर्शिता व जवाबदेही की भी समस्या है, क्योंकि इन एजेंसियों पर नजर रखने के लिए अलग अलग कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। इस संदर्भ में एक स्वतंत्र लोकपाल संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है, जिसने कभी समाप्त न होने वाले भ्रष्टाचार के खतरे का एक समाधान प्रस्तुत किया है। आगे लिखा हुआ है, पृष्ठभूमि देखें अगर लोकपाल की, तो लिखा हुआ लोकपाल यानी ओम्बड्समैन संस्था की आधिकारिक शुरुआत होती है 1809 में, स्वीडन में सबसे पहले हुई थी, आज से लगभग लगभग 200 साल पहले। 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बड्समैन का विकास हुआ और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ा। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने यह प्रणाली अपनाई और ओम्बड्समैन के विचार का प्रसार करने में यह बेहद अहमद सिद्ध हुआ। अब न्यूजीलैंड जानते हैं आप, उन देशों में से आता है जहाँ सबसे कम क्या भ्रष्टाचार है, तो उसमें एक बोल सकते हैं बड़ा पहल बोला जा सकता है किसका, ओम्बड्समैनशिप का है। वर्ष 1967 में एक वर्ष के, ठीक है ना, तो एक लाया गया था 1961 में, ये थोड़ा 1967 में बस इतना लिखना है। वाइट रिपोर्ट, ये एक वॉट रिपोर्ट आई थी आपकी, वाइट रिपोर्ट की सिफारिश पर ग्रेट ब्रिटेन ने ओम्बड्समैन संस्था को अपनाया तथा लोकतांत्रिक विश्व में इसे अपनाने वाला पहला देश, बड़ा देश बन गया था, पहला बड़ा देश बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन ने अपना लिया था 1967 में। गुयाना जो था ये पहला विकासशील देश था। 1966 में ओम्बड्समैन का विचार अपनाया था। इसके बाद मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया के साथ भारत ने भी इसे अपनाया। अब भारत में क्या चला, देखो भारत में संवैधानिक ओम्बड्समैन का विचार सर्वप्रथम 1960 में आता है, के दशक में आता है। शुरुआत में कानून मंत्री जो उस समय थे अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था। अशोक कुमार सेन अगर के पूछा जाता है तो अशोक कुमार सेन द्वारा प्रस्तुत था 1960 के दशक में। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेता भारत में किसने दिया था? डॉक्टर LM सिंघवी ने दिया था। वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार ने सरकारी अधिकारियों, संसद सदस्य भी शामिल थे, जिनमें के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्र तथा राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी। वर्ष 1968 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित हुआ, लेकिन लोकसभा के विघटन के साथ ही यह कालातीत हो गया। मतलब फिर से क्या हो गया, बोल सकते हैं फिर से पेंडिंग हो गया, बोल सकते हैं आपका पेंडिंग में चले गया। ठीक है ना। यह लोकसभा में कई बार कालातीत होता चला गया। उसके बाद वर्ष 2011 तक विधेयक पारित करने के लिए 8 प्रयास किए गए, लेकिन सभी में असफलता मिली। वर्ष 2002 में MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित आयोग ने लोकपाल व लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री को इसके दायरे में से बाहर रखने की बात कही थी कि प्रधानमंत्री को मत लाओ, बाकी सबको लाओ। और 2005 में देखा जाता है वीराप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल पर जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। वर्ष 2011 में सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु सुझाव देने तथा लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए गठित किया। अन्ना हजारे का आप जानते मूवमेंट 2011 में हुआ था, इसी के लिए हुआ था, बोल सकते हैं लोकपाल लाने के लिए, के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन ने केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार पर दबाव बनाया। इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल व लोकायुक्त बिल 2013 पारित हुआ था। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दी और 16 जनवरी 2014 को भी लागू हो गया। उसके बाद आती है आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट। अब बीजेपी इसमें करती है संशोधन 2016 में। ठीक है ना। तो संशोधन हो रखा है 2016 में। तो लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संशोधित करने के लिए यह विधेयक संसद ने जुलाई 2016 में पारित किया। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। याद रख लिए क्या लिखा हुआ है, जो विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा, मतलब जो आपका विपक्ष का नेता होगा।
इसके अलावा लिखा हुआ है इसके द्वारा वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 44 में भी संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान था कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। संशोधन विधेयक द्वारा 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई, 30 दिन नहीं उसे बढ़ा दिया गया। अब लोक सेवक अपनी संपत्तियों और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप से में एवं तरीके से करेंगे। या ट्रस्टियों और बोर्ड के सदस्यों को भी अपनी तथा पति पत्नी की परिसंपत्तियों की घोषणा करने के लिए दिए गए समय में भी बढ़ोतरी करता है उन मामलों में जहां वे 1 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी या 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी धन प्राप्त करते हैं। लोकपाल की संरचना की अगर बात करें तो ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है। लोकपाल एक बहु सदस्य निकाय, एक सदस्य नहीं होता, जिसका गठन एक चेयरमैन होता है और उसके साथ आपके अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके 9 सदस्य देखने को मिलते हैं, पेपर में पूछा गया था। 9 सदस्य होते हैं आपके किसमें, लोकपाल में। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अब ये कोई एरो गैरो नथु खैरू नहीं बन सकता। इसके लिए क्या चाहिए, देखो इसके लिए पात्रता है भाई चेयरपर्सन बनने के लिए, तो ये जस्टिस ही होंगे, वही बनेंगे। तो लिखा पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव हो, कम से कम 25 वर्ष का। 8 अधिकतम सदस्यों में से देखो आधे न्यायिक सदस्य होने चाहिए, कम से कम 4, तथा न्यूनतम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से भी होने चाहिए। तो आधे न्यायिक, उनमें से आप देख सकते हैं आपके क्या होने चाहिए, 50% अगर देखा जाए इन 8 में से, तो आपको इन बोल सकते हैं कैटेगरी से लेना पड़ेगा भाई। लोकपाल सदस्य का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी अन्य उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, याद रख लीजिए न्यायिक सदस्य जो होगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है गैर न्यायिक सदस्य तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब देख लीजिए, लोकपाल जो संस्था का जो चेयरपर्सन होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 70 वर्ष। 5 वर्ष आपका कार्यकाल निभाना होगा और मैक्सिमम एज जो उनकी होनी चाहिए वो 70 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो 65 वर्ष की उम्र में क्या होता है, रिटायर होता है। तो उसको 5 साल और मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तब इसलिए 70 का रखिए एज। सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता ये भी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है चयन समिति। लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल, खोजबीन समिति गठित करेगा। अब देखो खोजबीन समिति पढ़ लेते हैं। तो लोकपाल अधिनियम 2013 के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग उन अभ्यर्थियों की एक सूची बनाएगा जो लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या सदस्य बनाने के इच्छुक हो। इसके बाद यह सूची उस प्रस्तावित 8 सदस्यीय खोजबीन समिति के पास जाएगी जो नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति में समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गए नामों में से चुन भी सकती है और नहीं भी चुन सकती है, दोनों ऑप्शन है। सितंबर 2018 में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों रंजना प्रकाश देसाई जो थी आपकी की अध्यक्षता में एक खोजबीन समिति का गठन किया था। 2013 का अधिनियम यह भी प्रावधान रखता था कि सभी राज्य सरकारें इस अधिनियम के लागू होने के 1 साल के अंदर लोकायुक्त का पद स्थापित कर दें। अच्छा, अब क्षेत्राधिकार और शक्तियां देख लेते हैं। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, देखो ये भी आता है, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, ग्रुप ए, बी, सी, डी अधिकारी तथा केंद्र सरकार के सारे अधिकारी आते हैं। लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों पर सीमित होगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष से संबंधित नहीं होने चाहिए। संसद में देखो कुछ है रिस्ट्रिक्शन, कुछ है यहाँ पे। संसद में किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार काम नहीं करेगा। इसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐसे किसी निकाय, समिति या प्रभारी, निदेशक, प्रबंध सचिव है या रहा है जो केंद्र कानून द्वारा स्थापित हो या किसी अन्य संस्था का जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित या नियंत्रित हो, और कोई अन्य व्यक्ति जिसने घूस देने या लेने में सहयोग किया हो। लोकपाल अधिनियम आदेश देता है कि सभी लोक सेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रस्तुत करें, मतलब बताएं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सारी चीज़ें लोकपाल को। इसके पास सीबीआई की जांच करने तथा उसके निर्देश देने का भी अधिकार है, तो ये सीबीआई की जांच भी कर सकता है। यदि लोकपाल ने कोई मामला सीबीआई को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले के जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। लोकपाल की जांच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, याद रख लीजिए। सिविल न्यायालय जो होता है उसी तरीके की आपकी क्या है, इसके पास शक्तियां प्राप्त हैं। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों, आमदनी, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा या प्राप्त की गई हो। अच्छा, ये आप लोग पढ़ सकते हैं ये सारा, ठीक है ना। ये सुझाव है, सुझाव वगैरह पढ़ सकते हैं किस तरीके से करना है। और ये देख लीजिए वर्तमान लोक संस्था स्थिति जो थी उस समय, तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इसी वर्ष मार्च के मध्य में सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ, ये 2019 की बात है,
पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष से देख लीजिए, पीसी घोष का चयन देश के पहले लोकपाल के लिए किया था, ठीक है ना, जिसे राष्ट्रपति की विधिवत मंजूरी मिली। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य भी होते हैं, तो 8 + 1 9 होते हैं। न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप मोहन थे जो अभी हैं आपके, अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी थे। इसके साथ एसएसबी की पूर्व प्रमुख अर्चना राम सुंदरम और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को गैर न्यायिक सदस्य बनाया गया। तो सिंपल सी बात है, एक आपका चेयरमैन होगा, वो आपका क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, या तो सुप्रीम कोर्ट का या तो हाई कोर्ट का। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आपके 4 कैसे होने चाहिए, 4 आपके बोल सकते हैं बोल सकते हैं किससे संबंधित न्यायिक सदस्य होने चाहिए, 4 आपके कैसे होने चाहिए, गैर न्यायिक होने चाहिए। तो टोटल मिला के ये 8 और टोटल मिला के 1 और 8 9, ये पेपर में पूछा गया था। तो अभी फिलहाल वर्तमान में कौन है, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंते। अच्छा, फिर निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 दिया गया। ये छाया रहा ये क्वेश्चन इस साल तो पूरी तरीके से, ये मिला और किसी को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये आप याद कर सकते हैं। ये लता मंगेशकर जी के नाम पर इसे आयोजित किया गया। तो लता मंगेशकर जी को अगर देखा जाए तो भारत की नाइटेंगल, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसे सम्मानित खिताब दिए गए। अगर देखा जाए 1929 में इंदौर में इनका जन्म हुआ था और 6 फरवरी इसी साल इसी साल आपका 6 फरवरी को क्या हुआ था, 92 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी मुंबई महाराष्ट्र में। क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, ये इन्हें टाइटल दिए गए। पार्श्व गायक थी, संगीतकार थी, फिल्म निर्माता थी। सक्रिय वर्ष तो 1942 से लेकर 2022 तक। पिता थे दीनानाथ मंगेशकर और माँ का नाम था स्वेंती मंगेशकर, माँ का नाम था। अब कुछ पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, BFJ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार, कई सारे मिले हैं, पर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पद्म भूषण 1969, दादा साहब फाल्के आप याद रखना 1989 में, पद्म भूषण 1997, पद्म विभूषण 1999 और सबसे इंपॉर्टेंट आपका भारत रत्न भी मिल चुका है 2001 में। ये आपने याद रखना, ये पेपर में पूछा गया था कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, 2001 में दिया गया था। लीजन ऑफ ऑनर के राष्ट्रीय आदेश के अधिकारी 2006 में दिया गया था। ये नरेंद्र मोदी को, और ये देखो लिखा हुआ है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये गया किसको, नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, किस तरह ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की थी। तो 11वां जो था, ये मैंने पढ़ाया था, अब जिनको पढ़ाया था, 11वां जो हुआ था वो हुआ था आपका 2020 में, और 2020 में ये हुआ था लखनऊ में, और इस वर्ष ये हुआ है आपका गांधीनगर गुजरात में 2022 में। तो 12वां जो डेफ एक्सपो, डेफ तो बोला जाता है डिफेंस एक्सपो को, कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि हथियारों की प्रदर्शनी की जाती है, ठीक है ना। तो भारत इसमें कई सारे जो बोल सकते हैं सेल्फ मेड जो क्या होते हैं आपके हथियार होते हैं, उन्हें उनकी प्रदर्शनी की जाती है। बंकर हो गया आपका, या फिर बोल सकते हैं आपका उस तरीके की गाड़ियाँ, वाहन हो गई, ठीक है ना, जो आर्मी से रिलेटेड होती है, उनका भी यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। तो इस बार का गांधीनगर गुजरात में हुआ, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किसने जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका बोल सकते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड है, और महिला एकल खिताब तो ये आसानी से कर सकते थे आपके, ये थी PV सिंधु, ठीक है ना, जो आपकी वर्ल्ड चैंपियन भी रही है, ये आप याद कर सकते हैं। तो लिखा हुआ देखो, ये न्यूज़ है आपके 23 जनवरी 2022 की, तो लिखा है PV सिंधु डिफीटेड द मालविका बंचोद इन द समिट क्लास विंस सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो ये आपकी कौन, PV सिंधु। अच्छा, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो आप जानते हैं यूक्रेन और किसका पंगा चल रहा है अभी, ये चल रहा है रशिया का, और रशिया ने आप जानते हैं वहाँ पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। तो यूक्रेन में कई सारे भारतीय के पढ़ते हैं, आपके मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ते हैं। उसका कारण है कि यूक्रेन में जो पढ़ाई होती है मेडिकल की, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था उस समय। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर आप न्यूज़ वगैरह थोड़ा बहुत भी देखते हैं, तभी आपको पता होना चाहिए। आपका था ऑपरेशन गंगा। अच्छा, इसमें किस किस को भेजा गया था, देखो 4 मिनिस्टर भेजे गए थे, ठीक है, निकालने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, रोमानिया भेजे गए थे। अब यूक्रेन तो नहीं जानता, यूक्रेन की बॉर्डर से जो आसपास के जो कंट्रीज थी वहाँ पर आना था, वहाँ से आपको पिकअप कर देता कौन सा, आपका एयर इंडिया का जहाज। उसके अलावा किरण रिजिजू भेजे गए थे, तो ये सॉल्विक रिपब्लिक की तरफ भेजे गए थे। हरदीपुरी भेजे गए थे हंगरी की तरफ, और जनरल VK सिंह जो भेजे गए थे पोलैंड की तरफ भेजे गए थे। क्लियर बात समझ में आई। अब कौन कौन से देखो, एयर इंडिया गई थी, आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस गई थी, स्पाइस जेट थी, इंडिगो थी, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और लगभग 6 फ्लाइट थी, जिन्होंने लगभग 1377 इंडियंस को क्या किया, डिपार्टेड किया था 24 घंटे के अंदर, वहाँ से निकाल दिया था ऑपरेशन गंगा के तहत। ये कुछ फोटोज़ हैं आपकी, ये देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट आता है, न्यू में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। परसों ही पढ़ाया था, मतलब शनिवार को पढ़ाया था मैंने, और ये तो क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, विंडोज़ तो बिल्कुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है आपका
वो सिस्टम जो आपके किसको चलाता है, फ़ोन को चलाए या कंप्यूटर को चलाए। जैसे आपका फ़ोन जो चलता है, मेनली आपके फ़ोन दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। एक है आपका एंड्रॉयड जो कॉमन है, एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दूसरा आपका कौन सा, मैक ओएस। ये मैक ओएस है आपका किसका, ये एप्पल का है। एप्पल के फ़ोन में आपको ये वाला देखने को मिलेगा। आपका कंप्यूटर में आपको विंडोज़ देखने को मिलता है, एक आपका लिनक्स भी होता है। तो सारे के सारे क्या आपके सही है। अच्छा, 1 टेराबाइट, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। 1 टेराबाइट आपका जो होता है उसमें 1024 गीगाबाइट होता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बिट। ये बाइनरी नंबर्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, आप ये लिख सकते हैं 0 और 1 को। उसके बाद क्या होता है कि 4 बिट मिलके एक निबल बनाते हैं, ठीक है ना, और 8 बिट मिलके आपका 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है ना। फिर बाइट के बाद आपका क्या चलता है, देखो 1024 बाइट पे आपका क्या हो जाता है, 1 मेगाबाइट हो जाता है, 1 किलोबाइट हो जाता है। 1024 बाइट पे आपका 1 किलोबाइट हो जाता है। और 1024 फिर किलोबाइट पे आपका क्या हो जाता है, 1 मेगाबाइट हो जाता है। और 1024 मेगाबाइट पे आपका 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट पे आपका 1 टेराबाइट हो जाता है। ये मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट लिखा ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है, ऐसे लिखा जाता है ईमेल। और ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से जो अवांछित वाणिज्यिक संदेश होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आप जानते हैं, स्पैम कहा जाता है। स्पैम मैसेज जिसे बोलते हैं। तो ये आपके इंडेक्स पे, उस पे नहीं आते, इनबॉक्स में नहीं आते। जैसे यहाँ पे मैंने जीमेल का डाला हुआ है, आप जीमेल से समझ सकते हैं, क्योंकि मेनली जो हम ईमेल इस्तेमाल करते हैं जीमेल के। जैसे यहाँ पे कुछ मैं डाला हुआ है तो 99 क्या आपके प्लस क्या है इनबॉक्स में, अनरीड मतलब 99 प्लस लिखा हुआ है, जो पढ़े नहीं है। स्टार्ट होता है, स्टार्ट आप खुद करते हो। किसी मैसेज अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। तो स्नूज्ड होते हैं, जो कुछ टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो, उन्हें बोल सकते हो कि अगर आपको अभी नहीं देखना तो आप टाइमर सेट करके बाद में देख सकते हो। इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पर्सनल भेजे जाते हैं, ठीक है ना। सेंड होते हैं जो आपने भेजे हुए हैं, ठीक है ना। शेड्यूल्ड होते हैं कुछ आप जिनको आपने शेड्यूल्ड कर रखा है, कभी भेजना है, आपने टाइमर सेट कर दिया, कल भेजना है, परसों भेजना है, 2 घंटे बाद भेजना है, इस तरीके से। आउटबॉक्स अलग से जाता है आपका, ठीक है ना। और ड्राफ्ट में जाते हैं आपके वो मैसेजेस जो आपने सेंड नहीं किए और सेव हो जाते हैं, वो ड्राफ्ट में चले जाते हैं। स्पैम होते हैं, स्पैम मैसेज होते हैं आपको ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अवांछित होते हैं, मतलब हो सकता है कुछ वायरस का सीन होता है इसमें। और बिन आपका जो क्या होता है, जहाँ पे आप डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो मैसेजेस को, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। भारत में आईटी एक्ट, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो लाया गया था वो 2000 में लाया गया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में लाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी उनके टाइम पे लाया गया था। ये आपने याद रखना है। मैं पढ़ लेता हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या जिसे ITA 2000 या फिर IT अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित भारतीय संसद 2000 की संख्या 21 का एक अधिनियम था। यह भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक्स से निपटने वाली प्रथम प्राथमिक कानून था। सबसे पहले लाया गया था। ये आप याद कर सकते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म हो रखा है कुंडग्राम में। और यहाँ पे कुंडग्राम तो दे नहीं रखा था, तो कुंडग्राम है कहाँ, तो कुंडग्राम मिलेगा आपको वैशाली में, और वैशाली आपका बिहार में, ठीक है ना। कंफ्यूज करने के लिए देता है। पावापुरी ये मलगढ़ राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर इन्हें बोल सकते हैं, यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। अब जो मल थे उनकी दूसरी राजधानी थी पावापुरी। एक राजधानी पावापुरी थी और एक थी आपकी कुशीनारा। और जो कुशीनारा के जो मल थे, वहाँ पर होती, किसको, गौतम बुद्ध को मिलता है। वहाँ पे उनकी मृत्यु वहाँ पर निर्माण जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। गया, बोध गया, ये भी बिहार में है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध ने क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी की अगर बात की जाए तो लुम्बिनी नेपाल में, आपका लुम्बिनी में जन्म हुआ था किसका, गौतम बुद्ध का। तो आंसर बन जाएगा वैशाली। तो ये आपके कौन है, 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। तो अगर देखें तो लिखा हुआ है कि बर्थ प्लेस कौन सा है, कुंडलपुर या कुंडलग्राम, जैसे मैंने बताया था। दीक्षा प्लेस ने मिलती है रजुपालिका में। फादर का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। और देखा जाए सिंबल अगर देखा जाए तो सिंह है। ये आप याद कर सकते हैं। 72 साल की एज तक ये जिंदा रहते हैं, 72 साल की उम्र में ये मर जाते हैं। और जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या किया था, बोल सकते हैं दीक्षा प्राप्त की थी, वो तो टीक, जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, ये आप पढ़ते हैं। मेनली आपकी किताब में नहीं लिखा रहता। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये आपको मिलेगा कला और संस्कृति के उसमें, आर्ट एंड कल्चर में मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर किताब में आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। इतने पत्थर वो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पता होती, नहीं तो पता नहीं रहता। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, अब देखो यहाँ पर प्रवेश द्वार लिखा हुआ। प्रवेश द्वार कौन सा हो सकता है, कहीं ना तो कुतुब दरवाजा मारते हो, पर ऐसा नहीं है। बुलंद दरवाजे की अगर बात करें तो बुलंद दरवाजा जो आपका है, ये आपको दिखेगा जामा मस्जिद है जो आपकी फतेहपुर सिकरी में।
वहाँ पे जामा मस्जिद है, ये मैंने पढ़ाया था। तो वहाँ का जो आपका दरवाज़ा उसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में बनाया था। और ये गुजरात विजय की याद में था, गुजरात विजय की थी उन्होंने 1572 के आसपास, और 1602 तक इसका निर्माण कंप्लीट हो गया था बुलंद दरवाजे का। तो ये जामा मस्जिद में देखने को मिलता है। अलाई दरवाज़ा है, कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसे अलाई दरवाज़ा बोलते हैं, और ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और सिरी फोर्ट था, सिरी फोर्ट, एक सिरी फोर्ट अगर आपको याद रहा होगा ना, अगर देखो बुलंद दरवाज़ा अगर आपको पता है, कुतुब दरवाज़ा तो कोई पढ़ा है, कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना, कुतुब दरवाज़ा नहीं पढ़ते आप कुछ भी। तो बुलंद दरवाज़ा पढ़ा है अगर आपने, तो इससे आप एलिमेंट भी कर सकते थे। बुलंद दरवाज़ा अगर आपने पढ़ा हुआ था, सिरी फोर्ट है, सिरी का किला, उसका दरवाज़ा है सिरी का दरवाज़ा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था ये भी। और अलाई दरवाज़ा भी बनाया था। तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार आपके प्रवेश द्वार के रूप में यहाँ पर आपको दिखेगा। तो पीछे तरफ कुतुब मीनार है, ये आपका अलाई दरवाज़ा है, यहाँ से जाते हैं लोग। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? नवीनीकरण स्रोत बोला जाता है उनको जो लॉन्ग लाइफ तक चलते हैं आपके। लॉन्ग लाइफ मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा हमेशा के लिए, पर लॉन्ग लाइफ जैसे कि भाई जिनका जैसे जो देखो कोयला होता है, कोल अगर देखा जाए तो लिमिटेड आपके क्या है इसके, आपके देखने को मिलेंगे कि लिमिटेड आपके सोर्सेज हैं, ठीक है ना। पेट्रोलियम हो गया, कुछ टाइम तक ही चलेगा। प्राकृतिक गैस है, कुछ टाइम तक ही रहेगा। उसके बाद इसके जितने भी आपके क्या होंगे भंडार होंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। पर सूर्य का प्रकाश मान के चलिए, जब तक पृथ्वी है तब तक सूर्य तो रहेगी रहेगी, सूर्य के प्रकाश आपको पहुँचता रहेगा। इसके अलावा पवन ऊर्जा आपकी, पवन ऊर्जा को भी रिन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है। तो अब शिफ्ट हमें किस तरफ होना है, हमें गैर नवीनीकरण से नवीनीकरण की तरफ शिफ्ट होना है। इसके लिए कई सारे प्रयास चल रहे हैं भारत सरकार के, और विश्व के स्तर पे भी चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी सोर्सों की अगर बात है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें विंड आ जाता है आपका, हवा चलेगी चलेगी, उससे कोई बोल सकते हैं कि खत्म होने की बात ही नहीं होती। वहाँ पे हाइड्रो पावर हो गई आपकी, हाइड्रो पावर में जैसा हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं, आपके बांध वगैरह का निर्माण कर देते हैं और हाइड्रो पावर वहाँ से बना देते हैं। सोलर हो गया आपका, जियोथर्मल हो गया, जब पृथ्वी के अंदर से गर्मी होती है बाहर निकलती है, तो उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके का एक हमने कहाँ पे, लद्दाख में बनाया है, बायोमास से बना सकते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे ऑयल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, एक टाइम के बाद ये खत्म है। कोल भी आपका एक समय के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 50 60 100 साल जो भी चलेगा। न्यूक्लियर है, ठीक है ना, और नेचुरल गैस है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सेकंड पार्ट मैं शाम तक ला दूंगा, तो क्योंकि उसे बनाने में अभी टाइम लगेगा। ये 15 क्वेश्चन बनाते बनाते 4 घंटे लग गए थे इन्हें लिखते लिखते, ठीक है ना। तो लगभग 14 क्वेश्चन और हैं, और उनको डिस्कस कर लेंगे शाम को। आप कम से कम इस PDF को जो मैंने बताया था, जैसे कम से कम इन वाले क्वेश्चन, ये तो आपके ज़्यादा, इन पे ज़्यादा मैंने टाइम नहीं लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई थी PDF, तो मुझे हटाने पड़े। 29 क्वेश्चन ही ला पाया था मैं पूरा। पर कुछ चीज़ें जो आपने पढ़नी है, ठीक है ना, जो आपके बोल सकते हैं पॉलिटी को बेहतर करेगी, वो मैं बता देता हूँ। जिन क्वेश्चन को आपने देखना था, वो क्वेश्चन था आपका जैसे ये वाला लोकपाल वाला, ठीक है ना। तो हालांकि ये थोड़ा सा लंबा लिखा, बस आप एक बार पढ़ लेना और मुख्य मुख्य चीज़ें इससे लिख लेना, जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें भाई कि कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये चीज़ें आप जो लिखना, कौन सा लोग ये 2013 का था, ठीक है ना, कौन इसके बोल सकते हैं सदस्य हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसका बोल सकते हैं संशोधित रूप लाया गया तो 2016 में। पहला देश कौन था, भारत में किस वर्ष लाया गया था, कौन थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लोकायुक्त लोकपाल, ये जो बोल सकते हैं ये वर्ड किसने दिए थे, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये बोल सकते हैं संशोधन विधेयक आपका हो गया। और अगर देखा जाए आपके मेंबर कितने होते हैं, चेयरमैन होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, 4 कैसे होते हैं आपके बोल सकते हैं जो आपके कैसे होते हैं, जुडिशियल से आते हैं, और 4 आपके नॉन जुडिशियल से आते हैं। फिर उसमें से 50% कैसे होनी चाहिए, आपके कैटेगरीज से होना चाहिए, ये मैं बता चुका हूँ आपको। फिर मैंने बताया था कि कार्यकाल 5 वर्ष का होना, 5 वर्ष होना होता है, और 70 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं आप लोग, जो भी पहले हो जाए, ठीक है ना। खोजबीन समिति के बारे में सिर्फ पढ़ लेना आप लोग, खोजबीन समिति लिखने की जरूरत नहीं है, आप इससे सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को सिर्फ पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस की जांच की जा सकती है, अगर लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो पढ़ लिया बहुत है। ये चीज़ें आप जरूर लिख लेना, ये वाली चीज़ें, ठीक है ना। उत्तराखंड में भी क्या है, लोकपाल बिल है, या लोकपाल आपका नियुक्त है, ठीक है। सुझाव वगैरह पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।